हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज उसको हम रिवाइज करेंगे, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे बोला गया है, हु यूज द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ये टर्म्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये फर्स्ट टाइम किसने यूज करी? तो इसके लिए ऑप्शन है रागनर, फ्रिस्क, या फिर एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल या लॉयनल रॉबिन्स। तो ये जो टर्म थी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली, जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टाइम किसने यूज करी? इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में किसने डिवाइड किया था? वो थे रागनर, फ्रिस्क। तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन ए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर डैश मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स एलोकेशन से रिलेटेड मेनली कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं? तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर बात की जाए रिसोर्स एलोकेशन का मतलब है कि रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को प्री डिसाइड करना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो उसके लिए हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वी हैव 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकेंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसके लिए वीडियो बनी है, आप उसे देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पीपी कर्व। जो पीपी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका कैसा शेप होता है? स्लोप्स डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स होता है कि स्लोप डाउनवर्ड एंड कनकेव है, या अपवर्ड स्लोपिंग होता है, या स्ट्रेट लाइन कर्व होता है? तो अगर पीपीसी कर्व का शेप की बात करें तो ये कॉन्केव होता है, कनकेव शेप भी है, और साथ ही साथ स्लोप कैसा होता है? डाउनवर्ड, क्योंकि अगर एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे गुड का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। तो इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोप तो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का, साथ ही साथ इसकी शेप कैसी होती है? कनकेव। तो राइट इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इंडिकेट्स। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अगर पीपीसी कर्व है, इसके अंडर, इसके इनसाइड कोई भी पॉइंट है लाइक पॉइंट के, तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, क्या बताते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज? नहीं, क्योंकि जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो पीपीसी के ऊपर होते हैं। पीपीसी के ऊपर कहीं पे भी काम कर लो वो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को बताएगा। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जब एक इकोनॉमी पीपीसी के अंदर काम करती है तो इसका मतलब क्या है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, की रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हो पा रहा। ठीक है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ में क्या होगा? ये ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में तो पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो वो चीज तो यहाँ पूछी ही नहीं गई। पूछा क्या गया है कि पीपीसी कर्व में अगर कोई इनसाइड पॉइंट है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? वो इंडिकेट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम और क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, the PPC curve, the production possibility curve is based on the assumption that। जब पीपीसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो इसकी कुछ एजम्पशंस होती हैं, कुछ चीजें हम एज्यूम करके मान के चलते हैं। तो क्या क्या एजम्पशंस रहती हैं वो इसमें पूछा गया है। तो ए ऑप्शन में गिवन रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड, ये हमारी एजम्पशन होती है कि जो रिसोर्सेज गिवन है वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है। देन ऑप्शन बी, टेक्नोलॉजी डजंट चेंज, ये भी एक एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आता, टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। एंड ऑप्शन सी, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, मीन्स जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो एक तरीके से, जैसे अब हमने देखा था गुड एक्स होता है, गुड वाई होता है, तो अगर गुड एक्स का जो है प्रोडक्शन एक प्रोड्यूसर बढ़ाता है तो वाई का सेक्रीफाइस करते हैं। तो जब गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि रिसोर्सेज फुली एफिशिएंट, इक्वली एफिशिएंट नहीं होते सभी गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए। ये भी एक एजम्पशन है किसकी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। इट मीन्स
जो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। सारी एजम्पशंस है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। देन नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो चॉइस करनी पड़ती है क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो वही सब इसमें रीजंस पूछे गए हैं कि क्यों इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज कर रही है। तो ऑप्शन ए लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो चॉइस तो करनी पड़ेगी। अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड है, ये जस्ट लाइक क्रॉप्स है, ठीक है, ये एक वांट खत्म हुई, सेटिस्फाई हुई, फिर दूसरी वांट, फिर सेम वांट्स भी रिपीट कर जाती है, तो ये भी सही रहेगा। फिर ऑप्शन सी रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। फिर रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लिमिटेड तो है, एक रिसोर्स के कई सारे यूजेस हैं। जैसे 100 रुपीज है, उससे हम कई सारे काम कर सकते हैं एक टाइम पे। जैसे 100 रुपीज से या तो कुछ एक बुक परचेज कर ली या फिर इससे कुछ खा पी लिया। तो इस तरीके से मतलब एक रिसोर्स के कई सारे यूजेस हैं, तो चॉइस इस वजह से करनी पड़ जाती है। तो ये सारे रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। इट मीन्स इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कुछ हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, एन इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट्स ऑन पीपीसी। एक इकोनॉमी क्या हर बार पीपीसी के ऊपर काम करेगी? हर बार पीपीसी के ऊपर? दिस इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल। ये हमेशा ऐसा नहीं होता। पीपीसी के अंदर भी तो काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऊपर काम कर रहे हैं, ऊपर कब करेंगे? जब रिसोर्सेज अच्छे से यूज हो रहे हैं तो पीपीसी के ऊपर काम करेंगे। और अगर रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, फुली एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे, तो फिर इसके अंदर काम भी तो कर सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें ऑलवेज लगा दिया गया। फिर इसके बाद रिसोर्सेज आर स्केर्स, ये तो ठीक है, रिसोर्सेज स्केर्स है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। स्केर्सिटी इंप्लाइज डिमांड फॉर रिसोर्सेज एक्सीड देयर सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, गुड्स के लिए डिमांड ज्यादा है, रिसोर्सेज के लिए डिमांड ज्यादा है, उसकी सप्लाई कम है, ये करेक्ट है यहाँ पर। और एक और चेक कर लेते हैं नंबर जो यहाँ पे ये ऑप्शन सी है, पीपीसी इज कॉनकेव। पीपीसी कॉनकेव होता है, दिस इज करेक्ट, बट इसमें रीजन दे दिया बिकॉज ऑफ एमओसी, जो इसका स्लोप होता है पीपीसी का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो डिक्रीजिंग होता है। दिस इज फॉल्स, ये गलत हो गया। एमओसी इंक्रीज करता है, बढ़ता है, इंक्रीजिंग नेचर का होता है, तब जाके पीपीसी कॉनकेव होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ फॉल्स हो गई। इट मीन्स कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है? रिसोर्सेज आर स्केर्स। देन क्वेश्चन नंबर 8, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एफ यहाँ पे हो जाएगा फ्रंटियर, इसे फ्रंटियर भी बोल देते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये कॉनकेव है टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि पीपीसी कॉनकेव होता है, कॉनकेव शेप है इसकी। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इसका जो स्लोप है एमओसी वो कैसा होता है? इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती है, इसका एक और नाम है एमआरटी भी बोल देते हैं ऐसे एमओसी को, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिडी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी वजह से अगर एमओसी बढ़ती है, एमओसी बढ़ रही है, इसी वजह से पीपीसी कैसा होता है? कनकेव होता है, ठीक है। और फिर अब इसमें एमओसी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एमओसी कैसे निकालते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये रेशियो है लॉस ऑफ वाई अपॉन गेन ऑफ एक्स का। क्योंकि जब हमने इसमें टेबल बनाई थी तो हमने क्या एज्यूम किया था कि एक प्रोड्यूसर गुड वाई को सैक्रिफाइस कर रहा है और गुड एक्स का क्या करता है? गेन करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पीपीसी कॉनकेव है, रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो स्लोप है एमओसी वो इंक्रीजिंग होता है, इसीलिए पीपीसी कैसा है? कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? ऑप्शन ए द ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, ऑप्शन बी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन, और या फिर बोथ ए एंड बी। अब इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन सी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर डिफरेंट अवेलेबल ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव है, तो उसमें हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे सेक्रीफाइस हमें करना पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव हम सेक्रीफाइस करेंगे। और फिर ये भी हो सकता है कि हम एक नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करें, इसलिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फोरगोन, जो ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करा या जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस करा, दोनों ही ये जो स्टेटमेंट्स है करेक्ट है। तो ऑप्शन सी रहेगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इंप्लाइज। रिसोर्सेज की ग्रोथ का क्या सेंस निकलता है? रिसोर्सेज जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ऑप्शन ए डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, मीन्स की नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो गई, एकदम करेक्ट है।
इट मीन्स रिसोर्सेस में चेंज आया, ग्रोथ हुई, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया, तो पहले से ज्यादा हम काम कर पाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो ये भी एक साइन है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस का। देन इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर, जो एग्जिस्टिंग मैन पावर रिसोर्सेज हैं उनकी क्वालिटी और अच्छी हो गई, उनका काम करने का तरीका और बढ़िया हो गया, तो अवेलेबल रिसोर्सेज को बहुत सही तरीके से यूज किया जाएगा और प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होगा। तो इसलिए जो रिसोर्सेज की ग्रोथ है ये सारे ही ऑप्शंस सही है। रिसोर्सेज का ग्रोथ का मतलब ही क्या है कि हाँ नए रिसोर्सेज की डिस्कवरी हो गई, या फिर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गया, या फिर क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग मैन पावर इम्प्रूव कर गई, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी हैज टू फेस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, कौन सी इकोनॉमी को बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे हुई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, रिसोर्सेस लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड। तो कोई भी कंट्री अब रिच है, पुअर है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, स्मॉल कंट्री है, लार्ज कंट्री है, हर एक देश को चॉइस तो करनी पड़ेगी क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है। इट मीन्स कोई स्मॉल कंट्री है, लार्ज कंट्री है, पुअर है, तो सभी के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चॉइस तो करनी पड़ती है। तो ऑल ऑफ दीज। अच्छा, ये जो ऊपर क्वेश्चन गया था ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में क्या रहेगा कि पीपीसी कर्व जैसे अभी ए बी है, तो ग्रोथ में क्या होगा कि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो पीपीसी कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइटवर्ड, नया कर्व बन जाएगा A1 B1। इसके ऊपर भी डायग्राम आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेशन से इकोनॉमिक्स की कौन सी ब्रांच डील करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो छोटा लेवल है, जो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करें, इसकी मेन प्रॉब्लम ही क्या है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करें, रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए किससे रिलेटेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से हम बोल देते हैं, वो है प्राइस थ्योरी। इसका क्या सेंस है, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी मेनली दो प्रॉब्लम है, एक तो रिसोर्स एलोकेशन कैसे हो, ठीक है, तो ये तो हमारा माइक्रो से रिलेटेड हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है कि गुड्स एंड सर्विसेज बनकर तैयार हो गए, इनका प्राइस कैसे डिटरमाइन करें, हाउ कैन वी डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्राइसेस का भी इसमें डिसीजन लेना पड़ता है, प्राइस को डिटरमाइन करना पड़ता है, तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसे, प्राइस थ्योरी। और जो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोलते हैं, ठीक है, या फिर इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आउटपुट थ्योरी, वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए टर्म यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो अभी हमें क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रो को क्या बोलते हैं, वो है प्राइस थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पीपीसी इज ऑल्सो नॉन एज, पीपीसी का एक और ऑल्टरनेटिव नेम, ऑप्शन है डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, या फिर इंडिफरेंस कर्व, या ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो पीपीसी को एक और नाम से जाना जाता है और वो है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, क्योंकि इसमें ये चेंज को शो करता है कि इकोनॉमी जो है वो गुड एक्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही है तो गुड वाई का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से जाना जाता है। फिर देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। नॉर्मली हमें पता है पीपीसी कर्व की जो शेप होती है वो कॉन्केव है, कॉन्केव होने का रीजन उसका स्लोप एमओसी इंक्रीजिंग होता है, तो उसका अपोजिट कॉन्वेक्स, जब एमओसी इंक्रीज हो रहा है तो पीपीसी कॉन्केव है। अब बोल दिया कि अगर मान लो कि जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स होने का रीजन क्या होगा, फिर डिक्रीजिंग एमओसी, क्या एमओसी डिक्रीज कर रही है, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो एमओसी अगर डिक्रीज करती है तो पीपीसी कॉन्वेक्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन कब हो सकता है, जब एमओसी क्या हो, कांस्टेंट। एमओसी कांस्टेंट मतलब कि रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट है, हर एक प्रोडक्ट का अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो एमओसी कांस्टेंट हो जाता है, तो तब वहां पे पीपीसी कर्व एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉन्वेक्स के लिए पूछा था कि किस सिचुएशन में पीपीसी कॉन्वेक्स होगा, तो रीजन क्या होगा, एमओसी डिक्रीजिंग हो, तब ऐसा होगा। नॉर्मल शेप पीपीसी की कॉन्केव है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव नेचर। नॉर्मेटिव नेचर इन इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है,
जो कि हमें बताती है व्हाट ऑट टू बी, कि क्या चीजें होनी चाहिए। लाइक पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना होगा। तो इसमें इकोनॉमिक्स के ओपिनियंस होते हैं, जजमेंट्स होते हैं, तो वो नॉर्मेटिव है। और इसके अपोजिट होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव में क्या होता है कि जो चीजें एक्चुअल में हो रही हैं, या तो हो चुकी पास्ट स्टेटमेंट, या प्रेजेंट में जो चल रही है, फ्यूचर में जो हो सकता है, तो वो पॉजिटिव से रिलेटेड है। बट इसमें नॉर्मेटिव का पूछा है तो क्या क्या स्टेटमेंट है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ चॉइसेस, तो ये तो एक मतलब नॉर्मल, ये प्रेजेंट से रिलेटेड हो गया, इसकी डेफिनेशन हो गई इकोनॉमिक्स की, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट शुड बी कंसर्न विद हाउ टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट को कंसर्न होना होगा, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने होंगे कि कैसे वो बेरोजगारी को कम करे। तो एक तरीके से ये ओपिनियन की बात हो रही है, शुड बी आ गया इसमें कि ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए ये एक नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। देयर इज, अब जैसे ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, 25% पीपल है जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, तो ये तो प्रेजेंट स्टेटमेंट हो गई, ये पॉजिटिव में आ गई। या फिर नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है वो कौन सी है? ऑप्शन बी वाली। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इन द डायग्राम इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये डायग्राम है, पीपीसी कर्व है, इसमें हमें बताना है इनएफिशिएंट जो रिसोर्सेज का यूज है किस पॉइंट पे हो रहा है। तो क्योंकि पीपीसी के ऊपर काम करेंगे तो मतलब फुलर यूज एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और अगर पीपीसी के बाहर एफ और ई की बात करें तो ये क्या है? अनअटेनेबल, उसको तो अटेन ही नहीं कर सकते, इतने रिसोर्सेज नहीं है। इनएफिशिएंट जो यूज ऑफ रिसोर्सेज है वो कहाँ पे शो होता है? पीपीसी के विद इन, इनसाइड द पीपीसी कर्व। तो कॉम्बिनेशन डी एंड सी विल बी आवर फाइनल आंसर, तो ये हो जाएगा सी एंड डी। पीपीसी के अंदर कहीं भी काम करेंगे मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं हो रहा, ठीक है। पीपीसी के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? फुलर एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे पॉइंट ए एंड बी। तो अभी यहाँ पे सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम स्कीम इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स प्लान्स इनिशिएट करे हैं, स्टार्ट करे हैं, तो उससे पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ऐसी कौन सी स्कीम्स है जिससे पीपीसी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, मतलब रिसोर्सेज बढ़ जाए? तो ऐसा कब हो सकता है? प्रोडक्शन पहले से ज्यादा होने लगे। एक है मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया मिशन, एजुकेशन फॉर ऑल ऑफ द अबव। सारे ही स्कीम्स जो है पीपीसी को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगी, क्योंकि क्या होगा? मेक इन इंडिया की, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा लगेगा, कैपिटल बढ़ेगी, तो फिर इससे ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। क्लीन इंडिया मिशन से भी, इसका भी मेन एम क्या है? जो क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है उनको इम्प्रूव करना। क्लीन इंडिया मिशन की जो यहाँ पर जो भी चीजें हैं जैसे लैंड वगैरह है उसको बिल्कुल साफ रखना, क्लीन रखना, जिससे प्रोडक्टिविटी लैंड की इंक्रीज करे। एजुकेशन फॉर ऑल, इससे मैन पावर की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, मैन पावर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्किल आ जाएगी, नॉलेज आ जाएगी, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इन सभी केसेस में पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारा ये टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें हमने पीपीसी और उसके रिलेटेड जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उसको कवर अप करा, उसके एमसीक्यू करे, ये हो गए हैं कंप्लीट। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो है वीडियो बना दी है, जो मतलब पूरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप उसे देख सकते हैं। अगर वो आपने देखा हुआ है तो आपको ये जल्दी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक भी आप कर सकते हैं।